उनका जो प्यार था, एक लगाव था, वो बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि मैं इतनी गर्मी में निकल रही हूँ। इतना मतलब थकन है, कुछ नहीं। उनके प्यार के आगे सब फीका था। तो अभी लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? जी, बहुत-बहुत मैं बता रही हूँ, आगे अगर मैं कुछ बनती हूँ, तो मैं बेहतर से बेहतर यहाँ पे लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे जनता का है और जनता के आशीर्वाद का है। तो वो मेरे लिए सराहनीय है और उस चीज़ की मुझे बहुत कदर है, जो आजीवन रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी घोषणा क्या है? जी देखिए, मैं एक खुद महिला हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी महिला सशक्तिकरण और अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी हैं, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हमेशा भ्रमण कर रही हैं। जानेंगे आखिर कि क्या बात है, क्या रीजन है। सबसे पहले तो स्वागत है। जी, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा प्रणाम है। अ, लगातार काराकाट में घूम रही हैं आप, काराकाट ही नहीं औरंगाबाद के क्षेत्र में भी घूम रही हैं, क्या रीजन है? देखिए, चुनाव से हट के देखिए, क्योंकि चुनाव तो एक ही लोकसभा में सॉरी एक ही विधानसभा में मैं लड़ूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ-जहाँ जा रही हूँ सिर्फ़ चुनाव के लिए जा रही हूँ। चुनाव से हट के भी एक रिश्ता बना हुआ है मेरा पारिवारिक रिश्ता। लोगों से तो लगाव। जी, लोगों से लगाव है, वो प्यार और वो एक अटैचमेंट है। तो ये भी रीज़न है यहाँ पे आने का और लगातार यहाँ पे बने रहने का। या ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं? जी, चुनाव तो मैं लड़ी हूँ। किस पार्टी से लड़ रही हैं? पार्टी इसलिए अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पार्टी खुद अभी क्लियर नहीं है कि उनके मतलब खाते में कौन-सी विधानसभा जाने वाली है। तो वो एक बारी वो बातचीत चल रही है, हर जगह से बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है। अभी जहाँ-जहाँ मैं बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है हर जगह से। लेकिन सबका कहना यही है कि अभी हम खुद क्लियर नहीं है कि हमारे खाते में कहाँ का मतलब कौन-सी विधानसभा आने वाली है। तो एक बार हमें क्लियर हो जाने दीजिए, फिर आपको क्लियर करेंगे। तो जैसे ही उधर से कुछ रिस्पॉन्स आता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। मुद्दे की बात कर लेते हैं कि अगर हर कोई प्रत्याशी आते हैं क्षेत्र में, तो अपना-अपना एक मुद्दा लेकर के आते हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी घोषणा क्या है? जी देखिए, मैं एक खुद महिला हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी महिला सशक्तिकरण और दूसरी है शिक्षा और तीसरा है हमारा ये चिकित्सा और तीसरा हमारा रहेगा कृषियों के लिए, जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए। तो पहला महिला सशक्तिकरण, क्योंकि आज भी महिलाओं को वो आवाज़ नहीं बनने दिया जा रहा है, जो महिलाएँ डिज़र्व करती हैं, उनको वो चीज़ आज भी नहीं मिल रही है। आज भी महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता है। जबकि महिलाएँ हर तरह से सक्षम हैं, अगर उन्हें फ्रीडम दी जाए, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर उन्हें एक आज़ादी दी जाए पढ़ने-लिखने की, सारी चीज़ों की, तो होता क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर हम पढ़ने की ज़िद करते हैं, तो पेरेंट्स डरते हैं कि हमारी बेटी क्या बाहर निकल के सेफ़ है या नहीं है। तो ये हमारा पहला मुद्दा होगा कि औरतें सेफ़ कैसे हों और वो अगर अपना खुद का डिसीज़न ले सकती हैं, तो वो क्या उन्हें इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा हमारा जो है शिक्षा। शिक्षा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर शिक्षित हैं, तो कोई भी इश्यू आपके लाइफ में आ रहा है, इवन कोई भी, आप एक बेटर डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं। तो आप अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं और मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप शिक्षित होते हैं तो। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं अपना 2 रुपए खुद कमा सकता हूँ। तो शिक्षा इसलिए बहुत ज़रूरी है और तीसरी चीज़ जो हमारा चिकित्सा है। तो देखिए, होता क्या है कि जो हमारी जनता है, उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार ने कितनी सारी सुविधाएँ दे रखी हैं। सिर्फ़ शिक्षा के ही कारण की वज़ह से कि लोग सरकार द्वारा हमारे सुविधा दी जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है और हमारे आस-पास के लोग जो होते हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी भी है कि हम चीज़ों को समझें, चीज़ों को वो करें। तीसरा है अन्नदाता, जो हमारे ऋषि हैं, उनके लिए कि घर-घर में घर-घर में अन्नदाता का बहुत बड़ा वो रोल है हमारे पूरे देश में, दुनिया में कह लीजिए। क्योंकि हर एक इंसान के जो हम चावल-रोटी खाते हैं, वो उन्हीं का देन है। तो हमें लगता है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको सरकार को सुनना चाहिए। सरकार के लिए बेहतर से बेहतर उनको सुविधा देनी चाहिए। उनकी जो भी दिक्कतें हैं, वो सुननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसानों की आवाज़ बनिएगा। जी, बिल्कुल। चिकित्सा की बात की जाए तो आजकल जो गाँव में अस्पताल हैं, उसमें अच्छी सुविधा नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर नहीं रह रहे हैं। जी। शिक्षा के बाद अगर बात आती है तो चिकित्सा की बात आती है। क्योंकि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो गाँव में आजकल अस्पताल की जो स्थिति है बहुत बदहाल स्थिति है। उसके लिए क्या करेंगे आप?
जी देखिए, फ़िलहाल तो मैं उस पोजीशन पे हूँ ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ, और फिर भी कुछ चीज़ें आती हैं मेरे पास जो लोगों के क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे उसे मतलब अपलोड करती हूँ, ताकि यहाँ पे जो लोग अभी वो एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उनके नज़र में जाए, वो लोग देखें, वो लोग इस पे एक्टिव हों। क्योंकि अभी मेरे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं कर पा रही हूँ, उतना मैं करूँ यहाँ के लोगों के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले एक छोटी-सी बच्ची का वो केस आया था, जो घर से बाहर खेलने गई थी और अचानक से गायब हो गई थी। तो वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन कैमरे में कुछ ऐसा मतलब कैप्चर नहीं हो पाया था। तो हालाँकि उनके घरवालों से जब मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि अंदाज़ा एक लगाया था कि पास के ही, मतलब जहाँ पे वो खेल रही थी वहीं पे कुछ किया गया है, क्योंकि कैमरे में आना उनका दिखा था, जाना, ले जाना, ये कुछ आया ही नहीं था। तो मैं अपने सॉरी, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, उस पे मैं अपलोड करती रहती हूँ कि चीज़ें हो सके। तो रही बात हमारी चिकित्सा की, तो आगे अगर मैं कुछ बनती हूँ, तो मैं बेहतर से बेहतर यहाँ पे लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे जनता का है और जनता के आशीर्वाद का है। तो वो मेरे लिए सराहनीय है, और उस चीज़ की मुझे बहुत कदर है, जो आजीवन रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए चुनाव लड़ना। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में 45 डिग्री टेम्परेचर में ये वही महिला हैं जो दिन रात एक कर रही थी। उसका अनुभव थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। एक समय था लोकसभा का चुनाव चल रहा था, पवन जी के लिए आप प्रचार कर रही थी और 45 डिग्री का टेम्परेचर था। उस समय घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल था कि घर से लोग निकल नहीं पाते थे। आप उस गर्मी में, उस लू में आप लोग आपने इतना मेहनत किया। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी देखिए, मेरा वो था, चूँकि पॉलिटिक्स में आना नहीं था। लेकिन जब मैं चुनाव प्रचार कर रही थी, तो मैं धीरे-धीरे, मेरे लिए बिल्कुल नया था, पर मैं जैसे ही बाहर निकली, धीरे-धीरे लोगों से जुड़ना चालू हुआ, लोग मुझसे जुड़ना चालू किए। तो मैं जब लोगों के पास बैठती थी, तो लोग बड़े ही कंफर्टेबल होके मुझसे अपनी चीज़ें बताते थे कि ऐसे ये दिक्कत है हमारे यहाँ, ये दिक्कत है। मतलब जो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सब कुछ मेरे से बोलते थे कि ऐसे हो गया, ये हो गया, आप ये करिए, वो करिए। तो उनका जो प्यार था, एक लगाव था, वो बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि मैं इतनी गर्मी में निकल रही हूँ, इतना थकन है, कुछ नहीं। उनके प्यार के आगे सब फीका था। तो अभी लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? जी, बहुत मैं बता रही हूँ, अभी अभी मैं कल यहाँ पे आई हूँ, और मैं अपने वरुण भैया के घर पे रुकी हुई हूँ। वरुण भैया सामूहिक विवाह जो अभी उन्होंने कराया था, मैं उनके उसमें गई थी प्रोग्राम में। तो अभी मैं उन्हीं भैया के घर पे रुकी हूँ, तो ये प्यार ही है और ये आशीर्वाद ही है, और भैया मुझे बहन मानते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं भैया के घर पे हूँ, और ये इसी तरीके का प्यार मुझे मिलता रहता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। इसी के साथ इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद।